हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इंटरनेशनल रिलेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे 2023-24 में जो आईआर के क्वेश्चंस आए हैं। 2023 में 6 क्वेश्चन आए हैं यूपीपीएससी, जैसे यूपीएससी में जब आओगे यूपीएससी में तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और क्वेश्चन नंबर 19 और 20, मतलब 4 क्वेश्चन जो टोटल आपका 20 नंबर इधर और उधर 30 नंबर 50 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपको यूपीएससी में आईआर का। लेकिन वही जब आप आएंगे यूपीपीएससी के लिए तो यूपीपीएससी में 3 सवाल होते हैं 8 नंबर के, तो आती है 24, और 3 सवाल होते हैं 12 नंबर के, तो 12 तिहाई 36, तो 60 मार्क्स का, 200 में 60 मार्क्स का वेटेज है जीएस पेपर 2 में। तो कंपेटिवली आईआर का ज्यादा वेटेज यूपीपीएससी में। यूपीएससी में एक पेपर में, जीएस पेपर 2 में, वो आपका मात्र 50 नंबर का सवाल आता है, तो मतलब 25% का वेटेज हो गया उस पेपर में। लेकिन पेपर 250 नंबर का है ना, तो सॉरी 250 नंबर का पेपर है, माफ कीजिएगा मुझे, यूपीएससी में 250 नंबर का पेपर है, उसमें 50 मार्क्स का आपको आता है, तो 20% वेटेज है जीएस पेपर 2 में। मैं जीएस पेपर 2 की बात कर रहा हूं। और वही यूपीपीएससी देखोगे तो 200 नंबर का पेपर है जिसमें 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से आप देखिए तो 30% का वेटेज आपको साफ साफ जीएस पेपर 2 में 30% का वेटेज देखने को मिलता है। बढ़िया है। तो आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीपीएससी मेंस में ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वहां जबकि 4 सवाल पूछा जाता है, यहाँ पे 6 सवाल पूछा जाता है। अब इंटरनेशनल रिलेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा मिस्टेक, मैं एस्पिरेंट के लिए बोल रहा हूँ, एस्पिरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, जो प्रीलिम्स और मेंस स्टार्टिंग में उसी पे फोकस होता है। इंटरव्यू आप करते हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से पर्सनालिटी डेवलप करते हो, लेकिन प्रीलिम्स का बिल्कुल अलग तरीके का सवाल है और फैक्चुअल होता है। यूपीपीएससी में फैक्चुअल होगा प्रीलिम्स का क्वेश्चन, और मेंस में जो सवाल देखिएगा तो कॉन्सेप्चुअल होगा। जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो भी, चूंकि अभी पैटर्न चेंज हुए 6-7 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा काम यूपीपीएससी नहीं करता है। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी जम के करते हैं वो बाएं हाथ से यूपीपीएससी निकाल सकते हैं। हाँ, पेपर 5 और 6 आपको अलग से करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हम लोग सीधे इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस पे आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस देखिएगा तो पूरी तरीके से आपको यूपीएससी का आईआर का सिलेबस से मैच करता है। पहला टॉपिक है भारत और पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध। तो भारत और पड़ोसी देश में जो भी सार्क देश हैं, खासकर जो टोटल 8 देश है उसमें से एक भारत ही है, तो जो 7 देश है, और उसमें म्यांमार के साथ भी बॉर्डर हमारा साझा होता है। वो सार्क का मेंबर नहीं है लेकिन म्यांमार के साथ भी होता है, तो म्यांमार को भी मान लीजिए। इधर चाइना आपका पड़ोसी देश है जो सार्क का मेंबर नहीं है, तो चाइना को भी ले लीजिए।
तो इन सबको मिला के टोटल मैक्सिमम 10 देश हैं। क्योंकि आप बोलेंगे सर 10 देश के साथ कहाँ सीमा साझा होता है, तो सीमा साझा तो आपका श्रीलंका के साथ भी नहीं होता है, वो तो समुद्री सीमा साझा होता है। आपका सीमा साझा मालदीव के साथ भी नहीं है, लेकिन है तो पड़ोसी देश, आपका पड़ोस है। उसी प्रकार से आपका सीमा साझा थाईलैंड के साथ नहीं होता है, इंडोनेशिया के साथ नहीं होता है, लेकिन समुद्री पड़ोस हैं। तो इन ये टोटल मैक्सिमम 10 देश आपको करना होता है पड़ोस देश में। भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत श्रीलंका, भारत मालदीव्स, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत चीन। चीन सबसे महत्वपूर्ण है। तो मिला जुला के 10 देश के साथ रिलेशन पे हमें करना है बात। उसका दूसरा टॉपिक है भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह और समझौते या जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे द्विपक्षीय जहां पे 2 देश हो, 2 पक्ष हो, मतलब 2 देश हो। क्षेत्रीय का मतलब है कोई रीजन, साउथ एशिया एक रीजन है, सार्क उसका क्षेत्रीय समूह है। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के चारों तरफ के जो क्षेत्र हैं, बंगाल खाड़ी क्षेत्र कहलाते हैं, एक रीजन है। उसी प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया एक रीजन है, वहां पे क्षेत्रीय समूह बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसियान। उसी प्रकार से मध्य एशिया एक रीजन है जहां पे 5-6 देश हैं। तो विभिन्न जो क्षेत्रीय समूह है उनको आपको करना है द्विपक्षीय। तो द्विपक्षीय में ऑब्वियसली भारत के साथ, एक तो हम लोग पड़ोस वाला तो देख लिए, लेकिन भारत ईरान संबंध, भारत सऊदी अरब संबंध, भारत इजराइल संबंध, भारत फ्रांस संबंध, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध, तो सब आपका द्विपक्षीय में आ जाएगा। क्षेत्रीय में पूरा रीजन को लेते हैं। उसके बाद आगे है वैश्विक समूह। ऐसे भी समूह है जो वैश्विक है, पूरे देश, पूरे दुनिया के देश, विभिन्न क्षेत्रों से देश आके वहां पे समूह बनाते हैं। जैसे G20 वैश्विक समूह, कोई क्षेत्रीय समूह नहीं। यूनाइटेड नेशन वैश्विक समूह, नैम गुट निरपेक्ष आंदोलन वैश्विक समूह है, ठीक है। और ऐसे के कोई भी समझौता है ना, चाहे वो द्विपक्षीय समझौता हो, क्षेत्रीय समझौता हो या फिर वैश्विक समझौता हो, जो भारत के हित को प्रभावित करता है, तो सब आपके इसके सिलेबस में है। उसके बाद विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव। अब कोई विकसित देश फ्रांस है, ब्रिटेन है, पूरा यूरोपीय यूनियन इन जनरल विकसित माना जाता है। यूएसए विकसित देश है, जापान विकसित देश है। तो इसकी कोई नीति होगा जो अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी रूप से भारत के हित को भी प्रभावित कर रहा है। और जो विकासशील देश हैं, प्रमुख विकासशील देश जैसे चीन है, ब्राजील है, इन सब की नीतियों का भी भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है। और डायरेक्ट भारत के साथ क्या रिलेशन है वो तो हम द्विपक्षीय में पढ़ लेंगे। उसके बाद लास्ट में है भारतीय डायस्पोरा। दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है भारतीय डायस्पोरा। इस पे भी लगभग सवाल पूछे जाते हैं। आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अमेरिका में बहुत बड़ा डायस्पोरा है भारत का। तो भारतीय डायस्पोरा जो अप्रवासी हैं, एनआरआईज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था, एजेंसी, उनकी संरचना, जनादेश और कार्यप्रणाली। अब जैसे चर्चा में था यूनेस्को, तो पूछ दिया। उसी साल ट्रंप महोदय, उससे पिछली टर्म में ट्रंप महोदय निकले थे यूनेस्को से, अमेरिका को निकाल दिए, यूनेस्को पूछ दिया। महत्वपूर्ण संस्था,
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पूछ सकता है, आईसीसी पूछ सकता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूछ सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इन सब जो संस्था हैं उनका जनादेश कार्य प्रणाली कैसी होती है। उसके बाद क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान मामले और घटनाएं, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको यूपीएससी के मेन सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यूपीपीएससी में अलग से ऐड किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय घटनाएं या राष्ट्रीय, भारत में ऐसा कोई घटना हो गया या अंतर्राष्ट्रीय महत्व का कोई मामला हो गया, है ना, वो भी पूछा जा सकता है। जैसे कि रूस द्वारा यूक्रेन पे आक्रमण करना, प्रत्यक्ष रूप से भारत तो कहीं भी शामिल नहीं है उसमें, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना है, ठीक है, तो उसका भी आपसे पूछा जा सकता है मेंस में। अभी ईरान में बड़े स्तर पे क्रांतियां चल रही है, लोग सरकार को तख्ता पलट करना चाह रहे हैं कि वहां पे जो इस्लामिक गणराज्य है उसको समाप्त कर दिया जाए। 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के माध्यम से आया था, भारत से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है, ठीक है। तो सिलेबस को, हर सब्जेक्ट का आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या आपको सिलेबस याद है? अगर सिलेबस याद नहीं है अभी तक, इसका मतलब है गलत दिशा में पढ़ाई कर रहे हो। और याद रखिए, सिलेबस याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को भले ही नोटिफिकेशन से, लेकिन हाथ से लिखना है, और वो भी सब्जेक्ट वाइज लिखना है। जितने सब्जेक्ट आईआर उसका अलग सिलेबस लिखा, ज्योग्राफी का अलग सिलेबस लिखा, एथिक्स का अलग सिलेबस लिखा, हाथ से सिलेबस लिखना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि टोटल किस प्रकार से 23 में 6 सवाल आए, जिसमें द्विपक्षीय पे, उसे द्विपक्षीय संबंध लिखा है, लेकिन एक प्रवासी पे क्वेश्चन है, एक भारत पाक संबंध पे है, उसके बाद समूह में सार्क पे है और G20 पे है, और एक और क्वेश्चन है, भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है, ठीक है। सीधे पहला क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है? सार्क की असफलता ने भारत को बिम्स्टेक को सशक्त बनाने के लिए बाध्य किया है। विवेचना कीजिए। सार्क की असफलता ने भारत को बिम्स्टेक को सशक्त बनाने के लिए बाध्य किया है। पहले हम लोग ये समझ लें कि सार्क क्या है और बिम्स्टेक क्या है। देखिए, ये भारत है, उसको थोड़ा नीचे बनाया जाए। ये इंडिया है, ऑब्वियसली पूरा मैंने मैप नहीं बनाया है, भारतीय, अब मैंने उपमहाद्वीप का आपको मैप बनाया है। ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, इस तरफ बांग्लादेश है, इस तरफ ये आपको नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये श्रीलंका है, मालदीव्स है, 1 2 3 4 5 6 7। जब सार्क की बात करते हैं तो उसमें 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव।
ये सार्क बनाया क्यों गया था? सार्क को बनाया गया था कि दक्षिण एशिया में सभी ये 8 देश मिलजुल कर रहें और साथ में उदय हो, साथ में प्रॉस्पेरिटी आए, आपस में सहयोग करें जिससे प्रॉस्पेरिटी आए। लेकिन हुआ क्या कि ये जो पाकिस्तान है, अच्छा इसमें एक और नियम क्या है कि कोई भी निर्णय अगर लेना है, कोई भी निर्णय लेना है तो सभी देशों की सहमति होना जरूरी है। अगर एक भी देश सहमति नहीं देता है तो वो काम नहीं होगा, वो सहयोग के लिए जो प्रोजेक्ट या जो भी चीज शुरू किया गया था वो काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे सब, चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी देशों को वीटो पावर मौजूद है, सभी देशों को वीटो पावर मौजूद है। और आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक 1947 से ही युद्ध होते रहे हैं, आपस में प्रतिद्वंदी हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा दिक्कत होता है कि भारत कोई भी इनिशिएटिव सार्क पे लेता है तो पाकिस्तान वीटो लगा देता है। लो, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिस कारण से भारत सार्क को ग्रो नहीं करा पाया। क्योंकि अच्छा अब बोलोगे सर सबकी जिम्मेदारी है, चक्कर क्या है कि इस पूरे क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा देश है और ऐसा वैसा नहीं है। चाहे वो जनसंख्या में हो, चाहे वो क्षेत्रफल में हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो, सैकड़ों गुना ज्यादा बड़ा देश है। पाकिस्तान से 10 जनसंख्या में हम लोग 6-7 गुना बड़े हैं। श्रीलंका, भूटान, ये सब तो बात ही छोड़ दीजिए, ये सब तो बात ही छोड़ दीजिए कितना बड़े हैं। तो भारत सार्क को ग्रो कराना चाहता था जिससे दक्षिण एशिया समृद्ध हो। और सभी देशों का क्या है कि प्रॉब्लम एक जैसा है, वही उसी प्रकार का आपदा है, उसी प्रकार से निर्धन लोग हैं, गरीब हैं। तो आपदाएं मतलब के प्रति संवेदनता से लेकर यहाँ तक कि निर्धनता के प्रति संवेदनता हर जगह एक ही जैसा है। तो इसलिए सार्क बनाया गया था कि सहयोग कर कर ये जो कॉमन प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के हठधर्मिता और भारत से प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी सार्क में काम ज़्यादा हो नहीं पाया। तो भारत ने सोचा एक काम करते हैं, पाकिस्तान को ग्रुप से निकालते हैं, लेकिन ऐसे तो निकाल नहीं पाएगा। तो एक नया ग्रुप बना लिया, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में बे ऑफ बंगाल से जिसका जिसका व्यापार हो रहा है, जिसका जिसका व्यापार हो रहा है, सब इसका पार्ट बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, यहां पे म्यांमार है और यहां थाईलैंड है। तो आप यहां पे देखिए कि सार्क के 3 मेंबर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव्स बिम्स्टेक में नहीं है। बिम्स्टेक में और सब है, साथ में आपको म्यांमार और थाईलैंड दोनों भी शामिल है। अब इसमें रोड़ा नहीं लगा सकता है क्योंकि पाकिस्तान है नहीं। बिम्स्टेक सार्क जो है 1985 में स्थापित की गई थी। अब जरा इस क्वेश्चन को आएंगे, हम लोगों ने सार्क और बिम्स्टेक को समझ लिया। सार्क की असफलता ने भारत को बिम्स्टेक को सशक्त बनाने के लिए बाध्य किया है। विवेचना कीजिए। 8 नंबर का सवाल है, मात्र 125 शब्दों में लिखना है, मात्र 125 शब्दों में लिखना है। तो इंट्रो हम लोग छोटा देंगे, एक कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष देंगे, और
इस मेन बॉडी के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है सार्क की असफलता, सार्क की असफलता के कारण। दूसरा है बिम्स्टेक को सशक्त बनाने के लाभ। और मात्र 8 नंबर का सवाल है। मैंने कहा था कि ये आपको इंट्रो ही 12 से 15 वर्ड में हो जाएगा, 12 से 15 वर्ड ये हो जाएगा, टोटल 25 वर्ड जो है यही हो गया, ये बचा 100 वर्ड। तो 50 और 50 दोनों बराबर है, 50 और 50 वर्ड्स में आपको दोनों पार्ट को लिखना है। तो ज्यादा एनालिसिस नहीं कर पाओगे, समझने में आ रहा होगा। सार्क की असफलता के कारण 2-3 प्रमुख बिंदु देके काम खत्म। सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारत और पाकिस्तान की जो प्रतिद्वंदिता है, जो झगड़ा है, उस पे सार्क का साफ साफ बोझ दिख जाता है। सॉरी, उस पे उसका प्रभाव सार्क के क्रियान्वयन पर दिख जाता है। आप यहाँ भूमिका में बना सकते हो कि भाई सार्क को क्यों बनाया गया था। 1985 में स्थापित किया गया ताकि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिले, लेकिन विभिन्न मुद्दों के कारण, विभिन्न कारणों से सार्क असफल रहा या सार्क का क्रियान्वयन सही नहीं रहा, और इसी कारण से बिम्स्टेक बनाया गया। तो सार्क क्यों असफल रहा? तो एक तो भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंदिता, 2016 में उड़ी अटैक हुआ, उसके बाद इसको निलंबित ही कर दिया गया। उससे पहले 2014 के बाद से ही सार्क लगभग निष्क्रिय हो गया। दूसरा चीज है सर्वसम्मति का नियम, तो पॉइंट देके लिखते रहिए। उस कारण से पाकिस्तान बार बार वीटो पावर लगा देता है, तो कोई काम नहीं हो पाता है। सर्वसम्मति का नियम मतलब सबको वीटो पावर है। उसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि भाई जो आर्थिक एकीकरण हुआ है सार्क क्षेत्र में, बड़ा खराब हुआ है। आपस में ये देश मात्र 5% से भी कम व्यापार करते हैं, जबकि पड़ोसी देश है अपने कुल व्यापार का 5% से कम व्यापार करता है ये क्षेत्र। ठीक है, ये सब पॉइंट आप लिखेंगे। बिम्स्टेक के क्या फायदे हैं? तो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में है ना। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें पाकिस्तान को बाहर रखा गया, तो जिससे जो गुटबाजी होती है वो नहीं हो पा रही है, जो अच्छी बात है। दूसरा, इसका सामरिक महत्व है। सामरिक महत्व है इसका। जो बिम्स्टेक, जो बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, वो एशिया प्रशांत, पहले बोलते थे अब बोलते हैं इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत क्षेत्र, प्रशांत महासागर का क्षेत्र और हिंद महासागर का क्षेत्र मिला के हिंद प्रशांत क्षेत्र बोलते हैं। तो इस क्षेत्र में आसियान देशों को दक्षिण एशिया से जोड़ने का काम करता है बे ऑफ बंगाल। तो भारत का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए बड़ा अनुकूल है बिम्स्टेक। ठीक है, और साथ में ये देश, बिम्स्टेक के देश आपस में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। जो राजनीतिक मुद्दे हैं उसको बायकॉट किया जाता है, उसको विभिन्न
तरीकों से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुकूल है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। निष्कर्ष में क्या दे सकते हैं कि निष्कर्ष में सार्क को छोड़ना नहीं है, याद रखिए सार्क भी इंपॉर्टेंट है कि भले ही बिम्स्टेक की तरफ भारत का ज्यादा झुकाव है, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में अगर सार्क काम करता है तो दक्षिण एशिया के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। सार्क को भी आपको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि भारत तो में आज भी मेंबर है, निकला नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आए। क्या है क्वेश्चन? क्वाड में भारत की भागीदारी को औचित्य की विवेचना कीजिए कि क्वाड में भारत क्यों शामिल हुआ है, इसका औचित्य क्या है। तो एक तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए, इंट्रो, जिसमें क्वाड के बारे में बता दीजिए, क्वाड क्या है, इसका क्वाड में शामिल होने के भारत को क्या लाभ है और चुनौती क्या है, और लास्ट में निष्कर्ष दे दें। क्वाड को बोलते हैं फुल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड कौन सा 4 देश है इसमें? इसमें यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, ये मिलके क्वाड बनाते हैं। तो ये एक बहुपक्षीय ढांचा है जिसमें 4 प्रमुख लोकतांत्रिक देश आपस में आकर इंडिया प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नियम आधारित प्रणाली को मजबूत करने के लिए काम करता है। भारत के लिए क्वाड का क्या महत्व है? अगर भारत इसमें, चूंकि भारत में शामिल है, तो जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है जिसमें विश्व व्यापार का 50% व्यापार होता है, उस विश्व व्यापार को नियम आधारित व्यापार में चलते देना ये रहना चाहता है। तो क्वाड, ये नियम आधारित का मतलब कोई ना कोई नियम के माध्यम से, जैसे यूएन क्लॉज नाम सुने होंगे, यूएन क्लॉज। अब ये समुद्र में नौवहन के संबंध में है यूएन क्लॉज। चाइना पूरा साउथ अमेरिका को बोलता है हम है, लेकिन यूएन क्लॉज बोलता है कि नहीं, चाइना का पूरा, सॉरी साउथ अमेरिका में गलती से बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, साउथ चाइना सी, फिलीपींस का भी वो उसमें पार्ट है, वियतनाम का भी पार्ट है। इंडोनेशिया ने यूएन क्लॉज में चाइना के खिलाफ जीता। तो ऐसा नहीं है। तो ये जो चूंकि इसी के नियम से अमेरिका भारत ये सब चलता है, तो इसको बोलते हैं नियम आधारित। ऐसे बहुत सारे नियम हैं, नहीं तो वैश्विक स्तर पे जंगल कानून आ जाएगा, जंगल का नियम आ जाएगा। क्वाड में शामिल होने से भारत को क्या फायदा है? एक तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी मिलेगा, और इस क्षेत्र में जैसा मैंने आपको बताया कि 50% से ज्यादा का व्यापार, वैश्विक व्यापार इसी क्षेत्र से होता है। भारत का एक्ट ईस्ट नीति है, उसके अनुकूल है। एक्ट ईस्ट नीति बेसिकली आसियान के तरफ जाने का नीति है, वो बड़ा अनुकूल है हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड। उसके अलावा जो आपस में रक्षा सहयोग है, अमेरिका जापान के पास बहुत विकसित श्रेणी के अच्छे क्वालिटी के रक्षा उपकरण है, तो वो भारत आसानी से इंपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा इन देशों में आपस में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग होता है, जैसे कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव खोला गया था ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच में। बेसिकली जो कोविड-19 आया था, महामारी आया था, तो उसके बाद
पूरा जो डिपेंडेंस था चाइना पे सप्लाई चेन के लिए, उसको तोड़ने के लिए ये आया था। क्वाड के माध्यम से विभिन्न देश आपस में, खासकर भारत, द्विपक्षीय संबंध को सुधार सकता है। ये सब तो ठीक है लाभ, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि चाइना इसको, क्वाड को अपने खिलाफ एक समूह के रूप में देखता है, और क्वाड में सिर्फ और सिर्फ भारत की सीमा लग रही है चाइना से, तो चाइना इसका विभिन्न मोर्चों पर तनाव सक्रिय कर देने का हिंट देता है, जो भारत के लिए बड़ा डर की बात है। तो क्वाड को चाइना भारत विरोधी मानता है। उसके अलावा भारत का भी दृष्टिकोण बड़ा लचीला है, कभी अमेरिका का पक्ष में, कभी चाइना के पक्ष में। इस चक्कर में क्वाड अभी तक वो संस्थागत रूप नहीं ले पाया है, उसमें विभिन्न देश भारत पे ही आरोप लगाते हैं। भारत का रुख भी लचीला इस सेंस में है कि भाई भारत क्वाड में तो शामिल है, लेकिन उसके विपरीत गुट माने जाने वाला संस्था जैसे एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रिक्स, इन सब में भी शामिल है। ठीक है, निष्कर्ष में क्या देंगे कि भारत क्वाड के माध्यम से अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, जियोपॉलिटिकल ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता बरकरार रखता है, और पश्चिम और पूरब के बीच में एक पुल का काम करता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, हम लोग 5 मिनट में मिलते हैं, 5 मिनट में। वेलकम बैक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन पढ़िए। What is the significance of India's presidency in G20? डिस्कस। देखिए 2023 का क्वेश्चन है, 23 में ही इंडिया ने G20 की अध्यक्षता की थी नई दिल्ली में, इसलिए 23 में ही पूछ दिया। क्वेश्चन क्या है कि G20 में भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व है, चर्चा कीजिए। तो G20 में भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व है, तो एक इंट्रोडक्शन बनेगा G20 पे। उसके बाद G20 में भारत की अध्यक्षता का महत्व, इसको हम लोग को डिटेल में लिखना पड़ेगा, और लास्ट में एक निष्कर्ष देना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि 12 से 15 शब्दों में आपके इंट्रोडक्शन हो जाएंगे, 12 से 15 शब्दों में कंक्लूजन हो जाएगा, और ये 100 शब्द यही लेगा। इसी पे मेन आपको फोकस करना है, तब जाके आपका अच्छे से सवाल हो पाएगा। तो G20 यहां लिखिए इसके इंट्रोडक्शन में कि आज G20 की 2023 में भारत ने अध्यक्षता की, या भारत की अध्यक्षता एक ऐतिहासिक मौका था स्वयं को दुनिया के समक्ष एक नेतृत्वकारी भूमिका दिखाने का, एक विश्वसनीय आवाज के रूप में उभरने का एक ऐतिहासिक मौका था। G20 में भारत की अध्यक्षता का महत्व क्या है, इसको आप पॉइंट फॉर्म में डिटेल में देंगे। 4-5 पॉइंट आने चाहिए। जैसे ग्लोबल लीडर
के रूप में भारत की एक पहचान बनी, कूटनीतिक पहचान बनी, जहां दुनिया पूरा विभाजित है आपस में। आज पूरी कुछ दुनिया यूक्रेन के साथ, कुछ दुनिया रूस के साथ, वहां भारत ने दिखाया कि विभाजित दुनिया के बीच में पुल बनने का काम कैसे किया जाता है। यही नहीं, ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में उभरा, क्योंकि G20 जो दिल्ली में 2023 में सम्मेलन हुआ, उसी में अफ्रीकी यूनियन को G20 की सदस्यता दिलाया। और अफ्रीकी यूनियन का मतलब है कि विकासशील देश का समूह है। अफ्रीका पूरा विकासशील देश है, और अफ्रीकी यूनियन को G20 का एक मेंबर बनाया भारत के नेतृत्व में। तो भारत ग्लोबल साउथ, ये सब कीवर्ड जरूर यूज कीजिएगा, ग्लोबल साउथ का लीडर बनके उभरा। यही नहीं, जो विकसित देश और विकासशील देश के बीच में जो गैप है, उस गैप को भरने का प्रयास किया। विकासशील देश का नेतृत्व करता जो भारत अपने आप को एक दिखाया कि हम विकासशील देशों के नेतृत्व कर, क्योंकि भारत और चीन में ये होड़ लगा रहता है कि ग्लोबल साउथ का लीडर कौन है। चीन बोलता है हम हैं, भारत बोलता है हम हैं। तो एक बड़ा अच्छा मौका मिल गया G20 में भारत को। ये इसके बाद भारत का जो विकास मॉडल है, इसमें दिखाया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, या फिर समावेशी विकास हो, या LIFE लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, LIFE लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जो भारत का मॉडल है, उससे दुनिया को परिचय कराया। यही नहीं, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो UPI है, आधार है, कोविन पोर्टल है, इन सब को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने का भारत को मौका मिला। तो ये सब आप इसमें लिख देंगे। और साथ में एक पॉइंट हमेशा भारत हर इस आयोजन में भारत दोहराता है, वह है जो वैश्विक निर्णयकारी संस्थान है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वित्तीय क्षेत्र में IMF, इन सब में रिफॉर्म का समर्थन भारत द्वारा किया गया। और विकासशील देश तो हमेशा कहते हैं कि इन सब में रिफॉर्म होना चाहिए, तो भारत ने इस चीज को वापस दोहराया। ठीक है, निष्कर्ष में क्या देंगे? G20 की अध्यक्षता ने विश्व को दिखाया कि भारत एक जिम्मेदार, समाधान उन्मुख और विकास केंद्रित नेता के रूप में स्थापित है। तो बस वही चीज जो आपने ये यहाँ पे लिखा है, इसी को निष्कर्ष में दे दे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में कोई अगर G20 के संबंध में कोई फेमस स्टेटमेंट है, इंडियन एक्सप्रेस में आता है, C राजा मोहन का आर्टिकल, बड़ा फेमस आर्टिकल है, होता है उनका IR में, उनका कोई स्टेटमेंट है, तो आप निष्कर्ष में जरूर लिख सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, लेकिन IR में भी वो जो कीवर्ड हैं, उसके अपने कीवर्ड हैं, उनको शामिल करना बड़ा जरूरी है। जैसे ग्लोबल साउथ, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिकल ऑटोनोमी, उसी प्रकार से जो जैसे बहुपक्षीय सुधार जो आप सुनते हो, बहुपक्षीय सुधार में जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार, IMF में सुधार, ये सब बहुपक्षीय सुधार कहलाता है। ठीक है, तो ये सब वर्ड जो है, कीवर्ड जो है, आपको IR में शामिल करना चाहिए, उससे मार्क्स आपको बढ़ता है।
तो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं पार्ट बी में। आपको 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 200 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। 3 पेज आपको मिला है, तो ऑब्वियसली तुलनात्मक रूप से ज्यादा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है। इंडिया इज रेडी, देखिए गलत वर्ड यहां पे होना चाहिए तैयार है, इसलिए बहुत बार ट्रांसलेशन ठीक नहीं रहता है। इंडिया इज रेडी फॉर द वर्ल्ड लीडरशिप, एनालाइज दिस कमेंट। आपको एनालाइज करना है, तो एनालिसिस में खाली सकारात्मक पॉइंट ही नहीं होता है, बहुत बार आपको आलोचना भी लिखना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट के संदर्भ में इंट्रो दीजिए। उसके बाद भारत वर्ल्ड लीडरशिप के लिए तैयार है कैसे, इस पे आपको पॉइंट देने हैं। लेकिन अभी तैयार नहीं है, क्या इसके वर्ल्ड लीडरशिप के संदर्भ में क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, ये सब आपको बताना पड़ेगा। और लास्ट में निष्कर्ष, ध्यान देना है 200 शब्द में आंसर लिखना है। तो 20-25 वर्ड तो यहाँ इंट्रो आ जाएगा, निष्कर्ष भी 20-25, तो टोटल 50 शब्द तो आपके खर्च होने ही हैं। बचेंगे 150 शब्द, तो 75 शब्द यहाँ और 75 शब्द दोनों बराबर है, दोनों बराबर वेटेज रखता है। तो भूमिका क्या बनाएंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते और एक जिम्मेदार देश होने के नाते बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है कि भारत वर्ल्ड लीडरशिप के लिए तैयार है। उनके निम्न तर्क हैं, आपको तर्क देने होंगे। जैसे सबसे बड़ा लोकतंत्र और सॉफ्ट पावर, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र होना ही सॉफ्ट पावर है, मामूली बात नहीं है। इतनी ज्यादा विविधता, इतनी ज्यादा भाषा, रिलीजन सब होते हुए सब लोग साथ रहते हैं, और वो साथ में सोचिए कि लोकतंत्र को हम लोग जिंदा रख पाए हैं, नहीं तो कितने देश बर्बाद हो गए। यूगोस्लाविया का बल्कनाइजेशन हो गया। इसके अलावा भारत का जो आर्थिक प्रभाव है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आने वाले समय में ये तीसरी बनने वाली है, ज्यादा दिन समय नहीं है उस चीज का आने वाला, और पीपीपी टर्म में तीसरी बन चुकी है। भारत अभी जनांकीय लाभांश से गुजर रहा है, तो आर्थिक विकास की दर भी ऊंची ही रह रही है तुलनात्मक रूप से, यह भी एक बड़ी बात है। इसके अलावा यह भू राजनीतिक और रणनीतिक संतुलन बना के रखता है। चीन रूस वाले गुट वाले समूह में भी है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, इन सब में भी शामिल है, और साथ में अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट में भी है, चाहे क्वाड हो, चाहे वो क्वाड हो, उसमें भी शामिल है। तो एक संतुलन बना के रखता है, अपनी रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखता है। इसके अलावा ग्लोबल साउथ का वॉइस बोला जाता है इसको, ग्लोबल साउथ के हक की बात करता है। बहुत सारे देश, अधिकतम देश तो ग्लोबल साउथ में ही है, अधिकतर देश विकासशील हैं, अविकसित हैं, उनका लीडरशिप कहा जाता है कि भारत के पास है, तकनीक में हो या मानव संसाधन में हो,
चाहे आईटी तकनीक हो या अंतरिक्ष तकनीक हो, हम दुनिया में विकसित देशों के समकक्ष खड़े हैं। तो ये सब कारण है जिसके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। तो इन सब कारणों से हम माना जाता है कि अभी भारत तैयार हो चुका है कि वर्ल्ड लीडरशिप को या वर्ल्ड को दिशा दे सके, दे सकता है, वर्ल्ड लीडरशिप ये प्राप्त कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग चुनौतियां बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात भारत में सोशल एंड इकोनॉमिक असमानताएं हैं, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आज भी दुनिया में सबसे अधिक निर्धन लोग संख्या में भारत में है। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित, सबसे ज्यादा भूख के शिकार लोग भारत में ही हैं। इसके अलावा जब हम लोग रक्षा के संदर्भ में देखेंगे, हार्ड पावर में देखेंगे, तो देखेंगे कि अरे अधिकतर चीज तो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हैं। इसके अलावा बहुत प्रकार की भू राजनीतिक बाधाएं हैं, जैसे चीन और पाकिस्तान आपस में गठजोड़ बना लिया है और भारत को दो तरफ से घेरे हुए है। तो वो गठजोड़ भी भारत के जो पोटेंशियल है उसको सीमित करता है। भारत चाहे वो लिखित रूप में हो या व्यवहार में हो, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, नियम आधारित दुनिया को समर्थन करता है। लेकिन जो बड़े देश हैं इसको तोड़ते हैं। तो विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा पे तनाव है, ये भी इसके ग्लोबल लीडरशिप के पोटेंशियल को तो कम करता है। भारत पर्यावरणीय दृष्टिकोण से दुनिया में सबसे ज्यादा आपदा के संदर्भ में संवेदनशील है, सुवेद्य है। ऊर्जा के संदर्भ में अपने अधिकतम ऊर्जा जरूरतों को आयात करता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता, अस्थायी सदस्यता लेना अनेक देशों ने समर्थन किया है, फिर भी ये अस्थायी सदस्यता आज तक नहीं मिला है। और दुनिया की अन्य बहुपक्षीय संस्थाएं जो महत्वपूर्ण है, जैसे IMF, इन सब में भी कोई स्थान कोई अच्छा से रिफॉर्म नहीं हुआ है, जिस कारण से भारत को नेतृत्वकारी स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये आलोचना में आप बिल्कुल बता सकते हो, निष्कर्ष में बता सकते हो कि आज भी भारत विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के वैश्विक नेता की भूमिका निभाता है, क्योंकि इसकी छवि विश्वसनीय है। ये आने वाले समय के साथ जब हमारा अर्थव्यवस्था और ज्यादा बड़े स्तर पे बढ़ेगा, तब चांस है कि हम ग्लोबल लीडरशिप की तरफ आगे जा सकते हैं। क्योंकि अभी तो अमेरिका और चीन की तुलना में देख लो तो काफी कमजोर है। अमेरिका की तुलना में तो बहुत ज्यादा। अमेरिका ने जैसे मुद्राओं को वेनेजुएला से किडनैप किया, क्या भारत कर सकता है ऐसे? नहीं। तो वर्ल्ड लीडरशिप के लिए आपको हार्ड पावर भी होना बहुत जरूरी है, सिर्फ सॉफ्ट पावर से काम नहीं चलता है। अब क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के संवर्धन में परिसंपत्ति के रूप में उभरे हैं? विवेचना कीजिए। भारतीय प्रवासी जो इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में, अमेरिका वाले डायस्पोरा के संदर्भ में सवाल पूछा है। कुछ लोग अमेरिका ठीक से पढ़े नहीं, आप लिखते गए। अमेरिका वाले डायस्पोरा के संबंध में सवाल पूछा है। तो भारत में लगभग, इसमें भी क्या करोगे, एक इंट्रो दोगे
और देखिए डायस्पोरा के संबंध में आपको सिलेबस में लिखा हुआ है, तो आपने इंट्रो दिया, उसके बाद यूएसए में किस प्रकार से इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के लिए एसेट बना है भारतीय डायस्पोरा, तो एसेट कैसे है यूएसए में, ये डायस्पोरा एसेट कैसे है, इस पे आप पॉइंट उदाहरण के साथ लिखोगे। इसमें डिटेल में आपको विश्लेषण करना है, साथ में आपको बताना है निष्कर्ष में कुछ भारत सरकार के पहल हैं, इनको भारत भूमि से जोड़ने के लिए उस पहलों का उल्लेख कर दीजिए। तो अमेरिका में भारतीय प्रवासी 50 लाख से ज्यादा है, 5 मिलियन से ज्यादा है। वो दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे स्किल्ड, सबसे सफल प्रवासियों में से माना जाता है। इस प्रवासी समुदाय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक प्रभाव तेजी से अमेरिका में बढ़ रहा है। ये भारत के नेशनल इंटरेस्ट को बचाने में उनके लिए एसेट कैसे हैं, तो ये भारत के लिए लॉबिंग करते हैं, विधायिका और कार्यपालिका से संपर्क करके लॉबिंग करते हैं और भारत के हित में कानून बनवाते हैं। जैसे भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता का जो समर्थन किया गया, वो उसमें इंडियन डायस्पोरा का बहुत बड़ा रोल है। यूएस INPAC, इसका फुल फॉर्म है यूएस इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। यूएस इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, ये इसका फुल फॉर्म है। ये लॉबी ग्रुप है जो इंडियन डायस्पोरा से बना है और भारत के हित में लॉबिंग करता है। इसके अलावा वो भारत में निवेश और एफडीआई का बहुत बड़ा स्रोत है। 2000 ईस्वी के बाद माना गया है कि करीब $65 बिलियन इन प्रवासियों द्वारा भारत में निवेश किया गया। ये दुनिया में भारत के लिए सबसे ज्यादा विप्रेशन रेमिटेंस देते हैं। भारत को पिछले साल करीब $113 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ पूरी दुनिया से, जिसमें से 20 बिलियन से ज्यादा अमेरिका से प्राप्त हुआ। $26 बिलियन अमेरिका से प्राप्त हुआ। कोई रक्षा समझौता होता है उसमें भी ये लॉबिंग करते हैं। कोई रक्षा समझौता होता है उस पर भी ये लॉबिंग करते हैं, भारत के हित में काम करते हैं। ये भारत के लिए सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा स्रोत है। भारतीय योग, व्यंजन, भारतीय पर्यटन स्थल, इन सब के प्रचार में बड़ा काम करते हैं। तो बॉलीवुड सिनेमा, तो भारत के लिए एक सॉफ्ट पावर का भी बहुत बड़ा ये रोल निभाते हैं। ठीक है, सरकार ने इस संदर्भ में क्या क्या पहल किया है, तो आप जानते हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष पे भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस आपको प्रत्येक 2 साल में 9 जनवरी को होता है। 9 जनवरी जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, वो 9 जनवरी का ही दिन था। उसी के याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारतीय समुदाय कल्याण कोष, ये सब भारत सरकार द्वारा पहल है। ठीक है,
अगर चूंकि ये 200 नंबर का सवाल है तो कुछ इसमें सीमाएं भी बता सकते हो, मुद्दे भी कुछ आप बता सकते हो, मुद्दे भी बता सकते हो। अमेरिका में भी भारतीय डायस्पोरा के खिलाफ बहुत ज्यादा हेट बढ़ा है, बहुत ज्यादा घृणा बढ़ा है, रेसिज्म बढ़ा है। साथ में जब ये लॉबिंग करते हैं भारत के हित में तो उसको एक प्रकार से देखा जाता है कि अभी तक भारत को ही अपना देश मान रहे हैं, या फिर किसी विदेशी राष्ट्र के हित में की गई गतिविधि के रूप में देखा जाता है कि भाई दूसरे देश के लिए कर रहे हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें छवि आपका बिगड़ता है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन ये छोटा मुद्दा है। मेन क्या है कि जो यूएसए में जो डायस्पोरा है एसेट के रूप में कैसे काम करता है, 4-5 पॉइंट लिख के आप उसका डिटेलिंग कर दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में भारत पाक संबंध एक छलावा है। उन अंतर्निहित समस्याओं को स्पष्ट कीजिए जो भारत पाक संबंधों में बार बार कटुता उत्पन्न करती है। तो एक इंट्रोडक्शन देंगे, दूसरा इंडो पाक में क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं जो कटुता उत्पन्न करता है, वो डिटेल में हम लोग लिख देंगे, और लास्ट में एक निष्कर्ष देंगे। देखिए, जब से पाकिस्तान का निर्माण भारत से हुआ, जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ तभी से भारत के साथ सीमा विवाद बना हुआ है, वो तनाव रहता है और अनेक युद्ध हो चुके हैं। टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्यों टकराव होता है वो हम लोग पॉइंट लिख देंगे डिटेल में। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, कश्मीर विवाद। भारत इसको अपना आंतरिक क्षेत्र, संप्रभु क्षेत्र मानता है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर को अपना क्षेत्र मानता है। उसके अलावा जो वास्तविक एलओसी है, वास्तविक सीमा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन होता है, लगातार सीज फायर का उल्लंघन होता है, दोनों जगह से गोलियां चलती है, लोग मरते हैं, तनाव बढ़ता है। सीमा पार आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान अपने यहां बेस बनने देता है ऐसे आतंकवादियों का जो कश्मीर ही नहीं भारत के अन्य भाग में भी बॉम्ब ब्लास्ट करके अटैक करते हैं या अन्य प्रकार से अटैक करते हैं। ये सबसे बड़ा चीज है जो मुद्दा बना रहता है, जिस मुद्दे के कारण तनाव बना रहता है। जैसे कि आपको लश्कर तैयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, है ना, तो इस कारण से भारत में बहुत जान मान की हानि होती है, लोगों में आक्रोश आता है और वो कटुता बनी रहती है। जैसा कि आपने पहलगांव वाला देखा था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जो निर्माण हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो निर्माण की कोर फिलॉसफी में भी टकराव है। पाकिस्तान का 2 नेशन थ्योरी पे निर्माण हुआ, गठन हुआ। 2 नेशन थ्योरी का मतलब है कि भाई हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए मुस्लिमों को अलग लाइन चाहिए। जो 2 नेशन थ्योरी जिन्ना के द्वारा दिया गया, किसी और द्वारा, लेकिन उसको पूरा इंप्लीमेंट वही किया गया। भारत का है कि सेकुलर नेशन थ्योरी, मतलब आपका कितना भी विविधता हो,
हम लोग साथ रह सकते हैं। तो ये अपने आप में दो विपरीत विचारधारा है। और जहां अगर मान लो पाकिस्तान क्रम्बल करता है, एक बार कर चुका है, एक बार 2 टुकड़े हो चुके हैं 1971 में, तो सीधे उसके अस्तित्व पे प्रश्न उत्पन्न होता है। और क्या होता है कि वहां के लोग देखते हैं कि भैया भारत में तो हिंदू मुस्लिम और सारे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्या, अन्य समुदाय साथ में रह रहे हैं, पाकिस्तान में क्या दिक्कत है। तो पाकिस्तान के स्थापना का ही अस्तित्व को चुनौती, फिलॉसफी को अस्तित्व, फिलॉसफी की चुनौती मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और खासकर जब बांग्लादेश को 1971 में अलग किया गया तो पूरा फिलॉसफी धराशायी हो गया कि भाई एक समुदाय और 2 समुदाय भले ही स्थल से दूर हों, लेकिन हम लोग एक जैसे हैं, एक ही हैं। विविधता को स्वीकार नहीं किया गया। उसके अलावा पाकिस्तान द्वारा चीन के साथ गठजोड़ बनाना, अपने सीपेक के माध्यम से बहुत सारी चीनी फौजियों का वहां काम करना, ये सब भी तनाव का विषय है, चिंता का विषय है। ठीक है। उसके अलावा जल विवाद, सिंधु नदी का भले ही उसके दो अंग हैं, टोटल 6 नदी है, 3 नदी को पश्चिमी नदी, 3 नदी को पूर्वी नदी बोला गया। जो 3 नदी पश्चिमी नदी है उस पर पाकिस्तान का अधिकार है, पूर्वी नदी पे भारत का अधिकार है। लेकिन पश्चिमी नदी पे भारत डैम बना सकता है, बांध, और पानी को खोलना होगा। जो कि डैम बना सकता है तो वही जब बनाता है तो ये कंप्लेन करने चला जाता है पाकिस्तान। तो इसलिए क्या है कि नदी विवाद भी हमेशा होता रहता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंधु नदी जो पानी दिया जाता था उसको निलंबित कर दिया गया है। तो ये चीज आपको समझना है कि ये सब तनाव का विषय बना रहता है। निष्कर्ष में क्या देंगे कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से राज्य प्रायोजित या गैर राज्य अभिकर्ता द्वारा जो किया गया आतंकवादी कार्रवाई है, सीज फायर का उल्लंघन है, वो कब नहीं होता, समाप्त नहीं होता, तब तक भारत पाक का जो संबंध छलावा ही दिखेगा। है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई जब तक आप वो काम नहीं करोगे, या फिर हमारे प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट दे सकते हैं कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट बी फ्लो टुगेदर, भाई हम पानी भी दे रहे हैं और तुम मेरा खून बहाओ, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो ये सब निष्कर्ष में भी आप ऐसे क्वेश्चन में दे सकते हो। तो टोटल 6 क्वेश्चन थे, हम लोग डिस्कस किया, आसान सवाल था। कल हम लोग जब मिलेंगे तो 2024 में भी 6 सवाल पूछा गया है, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।